हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को है, और आई गेस कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना। बहुत सारे लोग अभी बिज़ी है फिज़िकल एजुकेशन की तैयारी में, और बहुत सारे लोग अभी बिज़ी है बाकी पॉलिटिक्स में भी है, इकोनॉमिक्स के पेपर में भी बिजी है। तो आशा करता हूँ कि अभी अगर ये वीडियो देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो तो बाद में ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, जितने भी लोग देखते हैं, ठीक है। प्लस अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना कि वन शॉट रिवीजन चल रहा है ये अपना, ठीक है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपकी हेल्प करता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स को करने के लिए रेज। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को एक बार और टारगेट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और अपना आज का टॉपिक जो है वो है क्या, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और इसका वन शॉट रिवीजन जल्दी से देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर में है, उससे पहले एक बार और आपका स्वागत ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले चीज़ जो ये बता रहा है कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में, ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, देखो जब भी सिक्योरिटी वर्ड दिमाग में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई सिक्योरिटी का मतलब कि सरकार करेगी, है ना, मिलिट्री करेगी वगैरह 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 वगैरह। तो इसी चीज़ के ऐसे क्या है, ट्रेडिशनल नोशंस है, कुछ मॉडर्न नोशंस है, उसके बारे में देखेंगे अपन। तो ट्रेडिशनल नोशंस में क्या बोल रहा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के, सबसे पहली चीज़ ये बता रहा है, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज़ फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स, है ना। अब कोई भी कंट्री है वो सबसे ज़्यादा डरता किससे, कि भाई दूसरी कंट्री जो है मेरे पे अटैक ना कर दे। यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया की वॉर का एग्जांपल देता हूँ मैं हमेशा, है ना। तो यूक्रेन को खतरा क्या है, किससे खतरा है, रशिया से खतरा है ना। या फिर इंडिया को खतरा किससे, तो हमारे पास दो खतरनाक न्यूक्लियर पावर्स है जो हमारे पड़ोसी है ना, खास करके चाइना, ठीक है। तो चाइना से हम लोग को खतरा है, क्यों खतरा है, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, क्लेम करता है। अक्सर चीन उसने लेकर रख रखा है ना। कश्मीर का एक पार्ट पाकिस्तान ने उसको दिया है। तो सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है, मिलिट्री थ्रेट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट और ग्रेटेस्ट डेंजर टू एनी कंट्री, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, द रूट ऑफ दिस डेंजर इज द अदर कंट्री विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन एंडेंजर्स द कोर वैल्यूज ऑफ सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो दूसरी कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री डेंजर दिखाती है, डर दिखाती है कि भाई मिलिट्री एक्शन कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, तुम्हारी टेरिटरी छीन लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सोवरेनिटी को छीनने की बात होती है ना। इंडिपेंडेंस, हमें लगता है कि हमारा इंडिपेंडेंस चला जाएगा जब वो अटैक करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ट्रेडिशनल नोशंस है, और इसमें क्या लगता है, सबसे बड़ा खतरा हम लोगों को अभी तक जो लगता था वो मिलिट्री थ्रेट्स होता था। तो इसी के बारे में देखना है हम लोगों को, और देखते आगे हमारे पास क्या क्या है फटाफट से। देयर आर 3 चॉइसेस विद द गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ वॉर। अब ये बोल रहा है कि जब भी वॉर की बात आती है, वॉर की, ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जो कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। क्या क्या चीज़, देखो सबसे पहले कह रहा है दिस चॉइसेस आर टू सरेंडर, या तो सरेंडर कर दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पे चाइना ने अटैक कर दिया, तो हम हाथ खड़े कर ले अपने, अरे भैया ठीक है, हम तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो ताकतवर हो, ठीक है, सरेंडर कर। दूसरा, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक, है ना, कि भाई सामने से कोई अटैक कर रहा है तो अपने आप को डिफेंड करें हम लोग, है ना। और तीसरा क्या है, एंड टू डिफेंड इटसेल्फ ड्यूरिंग द वॉर, है ना। मतलब दूसरे वाले कंट्री को या तो ये बोलते हैं हम लोग कि भैया अटैक मत करो, उससे निगोशिएशंस करें। या फिर तीसरा क्या है, डिफेंड इटसेल्फ ड्यूरिंग द वॉर, मतलब अपने आप को क्या करें, हम भी काउंटर करें उसका, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दैट इज, अब ये बोल रहा है कि 3 चीज़ें तो क्या है हमारे पास, 3 चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, 3 चॉइसेस है हमारे पास जो हम लोग कर सकते हैं ड्यूरिंग वॉर। और बोल रहा है कि एंड 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले बता रहा है डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, पहले क्या चलता था, पहले चलता था कि भाई डिटरेंस करेंगे, मतलब रोक देंगे अपन, है ना। दूसरा क्या, डिफेंस, अपने आप को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। तीसरा क्या, बैलेंस ऑफ पावर, है ना, कोई एक ग्रुप को चूज़ कर लेते थे हम लोग, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने चूज़ करा क्या, यूएस वाले ग्रुप में चले जाते हैं, नेटो बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। या फिर दूसरे ग्रुप को, वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, रशिया, है ना, खतरनाक वाला यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अलायंस बिल्डिंग, खुद का अलायंस बना लो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने बना रखा है चाइना के साथ अलायंस, है ना, कि भाई अगर क्या होता है पाकिस्तान के ऊपर कभी इंडिया अटैक करता है ना, तो क्या हो जाएगा, चाइना हेल्प के लिए आ जाएगा,
ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये बोल रहा है क्या, हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है सिक्योरिटी के 4 कंपोनेंट्स है। और कौन से कंपोनेंट्स है, डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग। तो ये याद रखना है हम लोगों को, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है ना। व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, देख लिया हम लोगों ने। ट्रेडिशनली क्या चॉइसेस थे किसी भी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पास या तो सरेंडर कर दो, या तो निगोशिएशंस कर लो, या तो क्या, या तो उस बंदे को अपने आप को क्या कर लो, बचा लो, डिफेंड कर लो। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें होती है। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या बता रहा है ये, नेक्स्ट ये बता रहा है कि डिटरेंस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ वॉर, डिफेंस मीन्स लिमिटिंग ऑफ एंडिंग वॉर, एंड बैलेंस ऑफ पावर means there should be balance between bigger and smaller countries, and alliance building means coalition of states। तो देखो ये क्या बता रहा है, मीनिंग्स बता रहा है सारे के सारे वर्ड्स के। डिटरेंस का मतलब क्या बता रहा है, डिटरेंस का मतलब बता रहा है कि डिटरेंस का मतलब होता है कि वॉर को प्रिवेंट करना, किसी तरीके से वॉर को रोक देना। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि भाई बिगर और स्मॉलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एक कंट्री है, एग्जांपल के तौर पे दागिस्तान ले लो आप, है ना, या क्रीमिया ले लो, है ना। क्रीमिया तो चलो यूक्रेन का पार्ट था। या ले लो आप चेचनिया ले लो, जो कि है पार्ट किसका, रशिया का ही पार्ट है चेचनिया, है ना। हम लोग पढ़ के भी आ चुके हैं इसके बारे में। अब ये क्या है, एक छोटी सी कंट्री है, दूसरी तरफ रशिया जो कि बहुत बड़ी कंट्री है। अब रशिया जब भी इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको छीनने की कोशिश करेगा, मतलब है तो रशिया का ही पार्ट, लेकिन मान लो अलग हो जाता है और इसको छीनने की कोशिश करेगा तो आराम से छीन सकता है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी पावर है। तो बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना है आगे ना, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, अब हेल्प लेनी पड़ेगी दूसरे कंट्रीज से, ठीक है। तीसरा क्या बता रहा है हमें, तीसरा ये हमें बता रहा है कि शुड बी अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर कंट्रीज एंड अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब क्या, कोalition करना, दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना लेना जिससे कि सामने वाला पहले ही सतर्क रहे कि भैया अगर मेरे पे अटैक करा तो हम सब मिलकर अटैक करेंगे, ठीक है। तो उन सब की क्या बता रहा है ये, मीनिंग बता रहा है। आई क्या बोल रहा है, अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। तो देखिए क्या बता रहा है ये बता रहा है कि अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर करने का सबसे अच्छा पार्ट क्या है, टू बिल्ड अप वंस पावर दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग कोalition बना लेते तो सामने वाले के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि भैया इसके ऊपर अटैक करने से पहले मैं 10 बार सोचूं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर बनाना या कोalition बनाना, ये कोई भी स्टेट जो है वो करना चाहता था पहले, ठीक है। ट्रेडिशनल नोशन से सारे के सारे। तो पहले क्या करते थे, बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए या तो साइड लेते थे या फिर खुद का ग्रुप बना लेते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। आगे क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी मोस्ट थ्रेट्स टू अ कंट्रीज सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड बॉर्डर्स, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल नोशंस के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के ऊपर अगर क्या हो रहा है, किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई आँच आ रही है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिक्योरिटी, अगर हम लोगों को सिक्योरिटी करना है, मतलब हम लोगों को अगर अपनी कंट्री को बचाना है, तो हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, है ना, हमारी कंट्री तो बहुत अच्छी है, ठीक है। और जितना भी थ्रेट आएगा वो बाहर से ही आएगा, हमारे कंट्री के अंदर से थ्रेट नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो ट्रेडिशनली ऐसा सोचा जाता था। अब नए नोशंस क्या है उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, विद इन अ कंट्री द थ्रेट ऑफ वायलेंस इज रेगुलेटेड बाय एन एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कंट्री के अंदर क्या है, कंट्री के अंदर अगर कोई वायलेंस होता है ना, कम्युनल राइट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, कोई एक ग्रुप उठ जाता है कि भैया नहीं हम लोगों को तो अलग होना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, मैं खालिस्तान का हमेशा एग्जांपल देता हूँ, है ना, पहले करते थे, अब चलो न्यूज़ में कुछ आ रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा क्या लगता है, इंसर्जेंस मूवमेंट्स वगैरह दिखते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे उसको कौन एक्नॉलेज करेगा या उसको सप्रेस कौन करवाएगा उन मूवमेंट्स को, तो वो सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको एक्नॉलेज करेगी, उनको शांत बिठाएगी। बट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें, ईच कंट्री हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। लेकिन ये बोल रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी का खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा मदद के लिए आए कोई। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 1962 के वॉर में देखें, तो 1962 के वॉर में चाइना की और इंडिया की लड़ाई हुई थी, आगे ना, साइनो इंडियन वॉर। अब साइनो इंडियन वॉर में क्या था, हम लोगों को लग रहा था रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, रशिया हमारी हेल्प करने आएगा, लेकिन रशिया रहा न्यूट्रल, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड हम थे, लेकिन आइडियोलॉजी तो उसकी चाइना वाली है, तो रशिया ने तो कुछ किया नहीं उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों को खुद क्या रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है हमारे सिक्योरिटी के लिए, हर नेशन को, ठीक है। क्योंकि बाद में कोई साथ दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन अपनी कंट्री को खुद बचाना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये,
आगे बोल रहा है कि ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये बोल रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मतलब इंडिया के अंदर के सिक्योरिटी या फिर किसी भी कंट्री के अंदर के सिक्योरिटी के ट्रेडिशनल नोशंस क्या क्या है। तो बोल रहा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद इंटरनल सिक्योरिटी विच हैज़ नॉट बीन गिवन सो मच इंपॉर्टेंस ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब ये क्या बोल रहा है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है मतलब पहले की जो सोच थी कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी जो है मतलब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है या किसी भी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। और क्यों नहीं दी गई है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरनल सिक्योरिटी वॉज मोर और लेस एश्योर्ड टू द पावरफुल कंट्रीज ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात जब भी आई, ठीक है, वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात मतलब बहुत कम लोग करते थे सबसे पहली चीज़ तो, और लेस एश्योर्ड टू द पावरफुल कंट्रीज ऑन द अर्थ, और जो पावरफुल कंट्रीज थी उनके जिम्मे डाल दिया जाता था ये कि भाई हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को अगर थ्रेट होता है तो आप लोग हमारी हेल्प करना, मतलब कंट्री हमारी, ठीक है, और हेल्प वो बाहर वाला करेगा। ठीक है, तो वो जो पावरफुल कंट्री है ऑलरेडी वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इससे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज फेस नो सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम ग्रुप्स और कम्युनिटीज लिविंग विद इन दोज बॉर्डर्स। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ठीक है, मान लो ये यूरोप है और यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में मान लो यूके है ना, तो अगर यूके की बात करें हम लोग तो यूके में वैसे अंदर से कोई थ्रेट नहीं दिखे, अब तो दिखता है हम लोगों को, है ना, तो स्कॉटलैंड अपनी आज़ादी मांगता है, ठीक है, या फिर यूरोप के बाकी जो कंट्रीज़ है उनको इंटरनल अंदर से कोई थ्रेट नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ट्रेडिशनली आगे क्या बोल रहा है, हेंस दिस कंट्रीज गेव इंपॉर्टेंस टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और इसी वजह से क्या कर रहा है वेस्ट वाली जितनी भी कंट्रीज है उन लोगों ने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। और हम लोगों को भी ऐसे लगता है कि भाई जो वेस्ट करता है वही करना चाहिए, तो हम लोगों ने भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, है ना। ये ट्रेडिशनल नोशन है सारी की सारी, पुरानी बात है ना। आगे क्या बोल रहा है, द मेन कंसर्न फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी वॉज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, और सबसे मेन कंसर्न क्या था किसका, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, कोल्ड वॉर एरा। क्या, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हो रही है लड़ाई और हम लोगों को बीच में कूद जाना चाहिए और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दोनों में से एक ग्रुप चूज़ कर लेना चाहिए, वरना एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोगों ने इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को चूज़ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग थर्ड पार्टी है और किसी ने अगर इसमें से भी किसी ने अटैक कर दिया या इसमें से किसी ने अटैक कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है ये, बोथ द सुपर पावर्स वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम ईच अदर, और यूएसएसआर वाला वॉर्सो पैक्ट और नाटो यूएसए वाला, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर तो ये था कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, दोनों हाइड्रोजन पावर्स है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर किसी ने भी एक ने भी अटैक कर दिया तो वो धमाका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्स है, दोनों की दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स थी और कोल्ड वॉर एरा के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा थ्रेट था, जिस तरीके से सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की साइड ले रही थी, है ना कोई साइड चूज़ कर रही थी। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट, ये हमें बता रहा है द कॉलोनीज विच बिकेम इंडिपेंडेंट वर अंडर फियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोल्ड वॉर इनटू अ हॉट वॉर। ठीक है, और जो कॉलोनीज थी जो बाद में इंडिपेंडेंट हो जाती है उन सबको ये लग रहा था कि भाई ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है ये कभी ना कभी हॉट वॉर में या असलियत की लड़ाई में कभी ना कभी चेंज होगा, 100% चेंज होगा। आई क्या बोल रहा है, द न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज वर मोर वरीड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग कंट्रीज। अब वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है वो छोड़ो, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम लोग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को और कुछ एशियन कंट्रीज़ को देखें, जिसमें से इंडिया भी एक है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, ठीक है, तो अगर हम लोग इन कंट्रीज़ को देखें, एशियन कंट्रीज़ को और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो 1945 के बाद आज़ाद हुई है, ठीक है, तो इन लोगों का थ्रेट अलग लेवल का है। क्या, इन लोगों को थ्रेट ये नहीं है कि भाई यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ पड़ेंगे वगैरह वगैरह। इन लोगों को मेन थ्रेट क्या है कि भाई बाजू वाला अटैक ना कर दे, है ना। जैसे इंडिया की बात करें तो 1947 में प्रॉक्सी वॉर हो जाता है हमारे साथ, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला डर है क्या कि भाई पाकिस्तान, तब उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान फिर बाद में जाके यूएसए के ग्रुप का पार्ट भी बन जाता है, सीटो सेंटो का, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमें एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई पाकिस्तान से अटैक हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, है ना, पॉवर्टी आसमान छू रही थी, इकोनॉमी ज़मीन के नीचे, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ को और अफ्रीकन कंट्रीज़ को डर ये था कि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो जाए अगर किसका, हमारे पड़ोसियों के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम है। और इसी वजह से 1962, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जो है उनके दिमाग में तो हमेशा ये रहता था कि भाई चाइना तो कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि भाई नहीं, चाइना अटैक कर सकता है,
है ना, और 1962 में चाइना ने करके दिखाया। वो अलग बात है, रीजंस क्या है, दलाई लामा वगैरह वगैरह, वो पढ़ेंगे अपन आगे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो चाहे एशियन कंट्रीज हो, उनकी चिंता क्या थी सबसे ज़्यादा, तो उनकी चिंता ये थी कि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हमारे जो है सबसे ज़्यादा हमारे एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, हमें हमारे बाजू वाली कंट्रीज से, पड़ोसी कंट्रीज से है। आगे देखिए क्या बता रहा है, आगे बता रहा है कि दे वर वरीड अबाउट इंटरनल थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स विच वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर के इशू को उठा लो, तो कश्मीर के बारे में हम लोगों को हमेशा लगता है कि कश्मीर जो है इसको पाकिस्तान खींचना चाहता है ना, और सही भी बात है, पाकिस्तान चाहता है कि पूरा की पूरा कश्मीर उसको मिले, क्योंकि पाकिस्तान बनाई कैसे, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर है, आगे ना, तो इसको हमेशा से कश्मीर चाहिए था, ठीक है। दूसरी तरफ कश्मीर के ऊपर इंडिया की नज़र भी है कि भाई पीओके ले रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीओके को छीन लेंगे, तो पाकिस्तान को इस चीज़ का डर है। और कश्मीर वाले खुद क्या चाहते हैं, बहुत सारे लोग कश्मीर वाले ये चाहते हैं कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो हम लोगों को तो डर है ना, किससे, इन लोगों से जो कश्मीर में रहते हैं और जो कश्मीर को अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कंट्री। दूसरी तरफ अगर हम लोग पंजाब की साइड देखें तो खालिस्तान मूवमेंट होता है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट हुआ था क्या, खालिस्तान मूवमेंट, तो बिल्कुल हुआ था खालिस्तान मूवमेंट। और अभी भी क्या हो रहा है, खालिस्तानी ग्रुप्स वगैरह जो है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है, बोडोलैंड जैसी जगह है आसाम में, जो क्या कहती है कि भैया हमें इंडिया में रहना ही नहीं है ना, फिर इनको ऑटोनॉमस बना दिया जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, मणिपुर जैसी जगह है, जिनका कल्चर, जिनकी लैंग्वेज, जिनका कुछ भी इंडिया वालों से मिलता नहीं है, ठीक है, और ये लोग अपनी आज़ादी मांगते, कहते हैं या तो कहते हैं म्यांमार में हो जाएंगे या अलग से कंट्री बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही नागालैंड है, ठीक है, इसका तो आज भी क्या इन लोगों का ट्राइबल पीपल है ना, और आज भी ये लोग जो है कल्चर वगैरह सब कुछ अलग तो है ही इन लोगों का, लेकिन उसके साथ साथ नागालैंड वाले पीपल अपना फ्रीडम मांगते हैं, इनका फ्लैग अलग है आज भी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे के सारे इंसर्जेंस मूवमेंट चलते हैं, ठीक है, और हर कंट्री को अपने इंटरनल जो मैटर्स है उसको सॉल्व करना पड़ता है, वरना कंट्री टूटने का डर रहता है। तो ये यही बोल रहा है क्या, दे वर वरीड अबाउट द इंटरनल थ्रेट्स फ्रॉम द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या, जो अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं उस कंट्री से, ठीक है, विच वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्री, सेपरेट होना चाहते हैं और अलग से नई कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को कैसे किया जाता था उसके बारे में देखते हैं। ये बोला इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट वॉर कैन टेक प्लेस फॉर द राइट रीजंस, प्राइमरीली सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जिनोसाइड। तो ये बोल रहा है कि वॉर जो है ट्रेडिशनली क्या बिलीव कर रहे हैं सारे के सारे कि भाई वॉर किस लिए होता है, वॉर होता है जब कोई सामने वाला बंदा अटैक करे, है ना, और हो सकता है कि उसको वो रीज़न सही लग रहा हो कि भाई मैंने ये अटैक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग या पाकिस्तान हमारे पे अटैक कर दे अभी फिलहाल के लिए, या चाइना अटैक कर दे कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, ठीक है, उसको तो वो राइट रीज़न लग रहा है, तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे उसके बदले में, हम लोग उसके बदले में सेल्फ डिफेंस करेंगे, तो वॉर तो हो गया, हाँ कि ना, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जिनोसाइड, ठीक है, या फिर हम लोग अटैक हम लोग इसलिए भी उसको रोक नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग मासूम लोगों को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि भैया इनके चक्कर में ये ना मारे जाए, ठीक है। तो वॉर तो होना ही होना है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन में। आगे देखो क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो गिव्स इंपॉर्टेंस टू अदर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन लाइक डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब ये बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल व्यूज़ है किस चीज़ के, सिक्योरिटी को लेकर, तो ये लोग इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि भाई अगर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वॉर्स वगैरह रोकनी है, तो हमें कुछ कंसेप्ट्स लेकर आने पड़ेंगे, जैसे कि डिसआर्मामेंट का मतलब क्या, लोगों को बोल दिया जाए कि भाई तुम अपने वेपन्स वगैरह रख दो, है ना। कुछ पॉलिसीज़ ले आएंगे, जैसे नो यूज़ की पॉलिसी है कि भाई अगर किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, जो इंडिया यूज़ करता है ना, कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है और उस कंट्री के साथ हमारी क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम लोग नो यूज़ की पॉलिसी यूज़ करेंगे कि हम लोग यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल के साथ लड़ाई हो जाए, है ना, बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, नो यूज़ की पॉलिसी यूज़ करेंगे कि न्यूक्लियर पावर नहीं यूज़ करेंगे उसके साथ, ठीक है। दूसरी तरफ ये क्या बोल रहा है, डिसआर्मामेंट हो गया। दूसरा आर्म्स कंट्रोल, जैसे हम लोगों ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी देखी, जिसमें ये बोला गया कि जिसके पास अब रहेगा, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो न्यूक्लियर पावर उसी के पास रहेगी, बाकियों के पास नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऐसे वाले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले हम लोग क्या कहते हैं उसको, पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या,
दोनों तरफ के नेताओं ने हाथ मिला लिया, दोनों तरफ के लीडर्स ने बोला कि भैया लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी, आराम से रहना है, शांतता से रहना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर बॉर्डर जो है उसको स्टार्ट किया था, और करतारपुर बॉर्डर जो है एक रोड खोल दिया गया था ताकि सिख जो पंजाब में रहने वाले, इंडिया के पंजाब में रहने वाले जो सिख हैं वो कहा जा सके, करतारपुर जा सके, वहाँ पर गुरु नानक देव जी की जो गुरुद्वारा है वहाँ जा सके, वहाँ पे माथा टेक सके, वापस आ सके, है ना। तो उसके लिए खोल दिया गया था। तो ये किस लिए किया जाता है? ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे, है ना, सिक्योरिटी की मैटर्स ठीक रहे। तो ये सारे के सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे ये बोल रहा है कि डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स। तो बोल रहा है कि डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है कि सारे के सारे स्टेट्स कुछ टाइप के वेपन्स जो है उसको छोड़ दे, है ना, ख़त्म ही कर दिया जाए, ऐसे वेपन्स रहे ही ना किसी के पास। दूसरा क्या, आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स। और आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई ना तो तुम लोग उस आर्म्स को खरीदो, ना ही उसको एक्वायर करो, और ना ही ऐसे आर्म्स को बनाओ, डेवलप करो, ठीक है। तीसरा क्या बोला, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन साइंड अ नंबर ऑफ अदर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़। और ये बोल रहा है कि यूएसए ने और सोवियत यूनियन ने या यूएसएसआर ने बहुत सारे ऐसे आर्म कंट्रोल के ट्रीटीज जो है वो साइन करे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीन्स अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब क्या, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को क्या आइडिया शेयर करें, है ना, साथ में काम करने लग गए, कोऑपरेशन करने लग जाए। या फिर पहले के टाइम पीरियड में हम लोगों ने किया था कि रशिया और या यूएसएसआर और क्या नाम है इसका, यूएसए, इन दोनों ने बहुत सारे ट्रीटीज़ करे आपस में। और इन लोगों ने क्या कहा, ये लोग नंबर ऑफ आर्म्स देखते थे, है ना, कि भाई कितने कितने आर्म्स है किसके पास, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। इन लोगों ने बहुत सारी ट्रीटीज़ मेंशन करी थी, जिसमें कि ये बोला गया था कि भाई 6000 से ज़्यादा किसी के पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, है ना। 6000 पे रोक लगा दी। फिर नई ट्रीटीज़ आई, फिर उसको इन लोगों ने 4000 पे रोक लगा दी, 3000 पे रोक लगा दी, 3000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये वाले वेपन्स, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रीटीज़ की बात कर रहा है। आगे क्या हो रहा है, फोर्स is both the principal threat to security and the principal means of achieving security in traditional security, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, फोर्स इज बोथ द प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ये क्या बोल रहा है, फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब है एक तो प्रिंसिपल थ्रेट सिक्योरिटी को। प्रिंसिपल थ्रेट का मतलब क्या, सामने वाले से अगर हम लोग बात ही नहीं कर रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया बात ही नहीं करता है ना, और डायरेक्ट अटैक कर देता है किस पे, साउथ कोरिया पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल का क्या मतलब, प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि फोर्स से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स ही एक प्रिंसिपल मीन्स है जिससे हम लोग सिक्योरिटी को अपना सकते हैं। ये ट्रेडिशनल वे है सारी की सारी चीज़ें सोचने का, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, देखो क्या है, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। नॉन ट्रेडिशनल मतलब नए नोशंस, ठीक है। पुरानी चीज़ें हम लोग देख ली क्या क्या थी, है ना, किस किस चीज़ से डर था, वॉर से डर था, इंटरनल डर था, बाहर का डर था, गवर्नमेंट के हाथ में था कि इंटरनल चीज़ें संभालें, है ना, या फिर बाहर वाली कंट्रीज से हम लोग हेल्प ले रहे हैं इंटरनल चीज़ें संभालने के लिए भी, एक्सटर्नल चीज़ें संभालने के लिए भी, या अलायंस बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नॉन ट्रेडिशनल वेज क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये बोल रहा है, द नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स to include a wide range of threats and dangers affecting the condition of human existence। अब ये क्या बोला, नॉन ट्रेडिशनल वेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री, वॉर, इन चीज़ों को नहीं देख रहे, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। और हम लोग अब देख रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। और ये बोल रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है कि नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी को क्या बोला जाता है। तो नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम से हम लोग इसको पहचानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाय ह्यूमन सिक्योरिटी वी मीन द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो देखो, अब पुराने टाइम पीरियड में हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई हमें अपने कंट्री को बचाना है ना, अंदर वाले थ्रेट से भी बचाना है, बाहर वाले थ्रेट से भी बचाना है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हम लोग क्या कह रहे हैं, या तो कह रहे हैं ह्यूमन सिक्योरिटी, तो पहला ह्यूमन सिक्योरिटी है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि हम लोगों को कंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है किसको, लोगों को। प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, proponents supporters of the narrow concept of human security focus on violent threats to
इंडिविजुअल्स। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका भी ना नैरो और वाइड दो रेंज है, ठीक है। अब नैरो रेंज क्या बता रहा है, ये बोल रहा है प्रोपोनेंट्स जो सपोर्टर्स है नैरो कंसेप्ट के, वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी किसको क्या फोकस करती है कि वायलेंट थ्रेट से हम लोग बचा लिया जाए। वायलेंट थ्रेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर जिनोसाइड हो रहा है तो हम लोग क्या करें, गवर्नमेंट बीच में जाए और जिनोसाइड को रोक दे, है ना, किसी पे हमला हो रहा है तो उसको रोक दे और क्या करे, लोगों की प्रोटेक्शन करे। तो ये नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसका वाइड कंसेप्ट क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन क्या है। आगे देखो क्या बोल रहा है। ऑन द अदर हैंड प्रोपोनेंट्स ऑफ ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू दैट द थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड हंगर, डिजीज एंड नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अब ब्रॉड एजेंडा क्या है, नैरो एजेंडा क्या था, नैरो एजेंडा था या नैरो कंसेप्ट क्या था ह्यूमन सिक्योरिटी का, कि भाई सिर्फ और सिर्फ लोगों को वॉर से, लड़ाई से, झगड़े से, इनसे बचाया जाए, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट भी है, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री से बचा लिया जाए दूसरे कंट्री के हम लोग, है ना। ब्रॉडर कंसेप्ट बता रहा है एक बहुत ही वाइड बात कि भाई लोगों को सिक्योरिटी का मतलब लोगों को फूड सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए, लोगों को डिजीज सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए, लोगों को नेचुरल डिजास्टर से भी तो बचाना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्रॉडर कंसेप्ट में है और ये सारी की सारी नॉन ट्रेडिशनल कस्टम्स में या व्यूज़ में आता है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आता है। आई क्या बोल रहा है, द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन द 1990s इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, एड्स एंड सो ऑन। तो ये क्या बोल रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कहाँ से निकली, तो ग्लोबल सिक्योरिटी की बात निकली है 1990s के बाद से। 1990s के बाद से ग्लोबल सिक्योरिटी की बात निकली है इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। ऐसे थ्रेट्स को पहचाना गया, ऐसी चीज़ों को पहचाना गया जिससे पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है। जैसे अब वॉर से सब पूरी दुनिया को प्रॉब्लम नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है, यूरोप देख लो, है ना, कभी लड़ता है क्या आपस में नहीं लड़ते। जो एरिया है एरिया रह रहे हैं, है ना। यूरोपियन यूनियन बना दिया, एक बंदा इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, बिना वीज़ा के घूम रहे हैं लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात निकल के आती है 1990s की, और ऐसे ऐसे इश्यूज़ को हम लोगों ने ढूंढ के निकाला जो कि पूरे के पूरे ह्यूमंस को प्रॉब्लम दे रही है। जैसे एड्स हो गया। अब एड्स चाहे वो इंडिया का बंदा हो, पाकिस्तान का बंदा हो, यूरोप का बंदा हो, यूएसए का बंदा हो, है ना, अर्जेंटीना का बंदा हो, पेरू का बंदा, किसी को भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक इसके ऊपर भी तो ध्यान देना है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडोनेशिया वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है, स्पेन वाले को भी हो रही है, चाइना वाले को भी हो रही है, जापान वाले को भी हो रही है, हागे ना। तो ऐसे ऐसे इश्यूज़ हम लोगों ने उठाए कब, 1990s के बाद। और 1990s के बाद हम लोगों ने एक वर्ड टर्म करा जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं हमें। नेक्स्ट बता रहे हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। अब नए नए थ्रेट्स क्या है, कौन से थ्रेट्स है जिससे हम लोगों को, कौन सी चीज़ें जिससे हम लोगों को डरना चाहिए या उससे बचने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो ये सबसे पहले कह रहा है कि सम न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स हैव इमर्ज्ड अबाउट विच द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड एट अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। कौन से देखो, दिस इंक्लूड्स टेररिज्म। अब टेररिज्म बहुत खतरनाक वाला क्या है, थ्रेट है ना। फिर ह्यूमन राइट्स। अब टेररिज्म जो है इसका पूरा एडिशनल टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है मैंने, वो आप लोगों के पास जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो टेररिज्म ये क्या है, खतरनाक वाला थ्रेट है। ह्यूमन राइट्स ये भी थ्रेट है, क्योंकि जैसे हम लोग कंट्रीज देखते हैं, चाइना, है ना, हम लोग देखते हैं नॉर्थ कोरिया, तो यहाँ पर तो लोगों के पास ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स नहीं है, ठीक है। जैक मा का एग्जांपल ले लो। जैक मा जो है बहुत बड़ा क्या कहते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है ना, जैक मा, जिसने अलीबाबा नाम की कंपनी बनाई, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया, क्या कर दिया, उसकी सारी चीज़ें छीन ली और उसको चाइना से बाहर निकाल दिया। कहाँ रह रहा है किसी को नहीं पता, कहाँ रह रहा है ना। बस अफवाह उड़ती है कि जापान में है या छुप के बैठा हुआ। नॉर्थ कोरिया वाला बंदा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया वाला कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता कंट्री से, है ना, सबको मिलिट्री में शामिल होना है। तो उन लोगों के पास ह्यूमन राइट्स का है नहीं है बिल्कुल भी। सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज हम लोग देखते हैं, या कुछ इस्लामिक कंट्रीज ऐसी है जो इतनी ज़्यादा कट्टर है, जो कि 2011 में इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, किसको, लड़कियों को, कि तुम लोग भी क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जो कि क्या कहते हैं हम लोग, नए सोर्स है थ्रेट का। आगे क्या बोल रहा है, ग्लोबल पॉवर्टी। अब ये इशू बहुत बड़ा है पॉवर्टी का, है ना। और तुम लोगों को पता होगा अगर करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ते हो, कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है, तो दुनिया के अगर नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीबों का नंबर इंडिया में है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जो है अभी भी गरीब है, उनके पास खाने पीने रहने के लिए चीज़ें नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना।
रोहिंग्यास के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि रोहिंग्यास को म्यांमार वालों ने मारा, ठीक है, तो वो लोग बांग्लादेश में घुसे, बांग्लादेश वालों ने भगा दिया तो इंडिया में घुसे, इंडिया वालों ने भगा दिया आगे किसके पास, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए कि हम नहीं ले रहे इनको, है ना, जबकि है मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है, लेकिन उनको लेने से मना कर दिया, तो इंडिया में और बांग्लादेश में रेफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये क्या है, माइग्रेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। एंड हेल्थ एपिडेमिक्स, और हेल्थ एपिडेमिक्स हम लोगों ने कोरोना वायरस वगैरह देखा, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ एपिडेमिक्स वाली, है ना। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए, ये भी तो सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है। तो न्यू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टेररिज्म क्या है, ये बोल रहा है टेररिज्म एक पॉलिटिकल वायलेंस है। क्या है, टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस, इंपॉर्टेंट। टेररिज्म देखो टेररिज्म होता क्या है, लोगों को पावर ही तो लेनी है अपने हाथ में। ISIS जो है उसको क्या चाहिए, अलकायदा है उसको क्या चाहिए, उसको पावर ही तो चाहिए हाथ में, मेन तो इशू यही है ना पावर का, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, टेररिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल वायलेंस है जो टारगेट करता है किसको, सिविलियंस को, आम आदमी को टारगेट करता है, जानबूझ के टारगेट करता है और बिना डिस्क्रिमिनेट करके टारगेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन बॉम्बर है ना, जो खुद के ऊपर बॉम्ब लगा के जाकर क्या करने वाला है, किसी मॉल में जाकर फुटने वाला है वो, ठीक है। तो ये थोड़ी देखता है कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ और यहाँ पर कोई क्रिश्चियन नहीं होगा, ठीक है, अब मैं फुट जाता हूँ, ठीक है। वो क्या कहेगा कि भैया सब मरो, समझ में आ रहा नहीं आता। तो इनडिस्क्रिमिनेटली क्या करते हैं ये लोग, टारगेट करते हैं और सिविलियंस को जानबूझ के टारगेट करते हैं ताकि खौफ बना रहे, ठीक है, टेररिज्म। दूसरा क्या बोल रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन से इसके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल राइट्स, सेकेंड इज इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स, एंड द थर्ड टाइप इज द राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 3 अलग अलग तरीके के हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ठीक है। तो 3 अलग अलग टाइप की राइट्स कौन से, ह्यूमन राइट्स कौन से, तो सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहला है हमारे पास पॉलिटिकल राइट, ठीक है। अब पॉलिटिकल राइट क्या होता है, पॉलिटिकल राइट का मतलब कि भाई उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, पार्लियामेंट में मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, संसद में मिल रहा है नहीं मिल रहा, या फिर विधानसभा में मिल रहा है नहीं मिल रहा, विधान परिषद में मिल रहा है नहीं मिल रहा, पंचायत में वो लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है, उन लोगों के पास क्या रिजर्वेशन है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। दूसरा सेकंड इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। इकोनॉमिक राइट क्या कि भैया जितना वो लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है। सोशल राइट क्या, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है किसमें, ह्यूमन राइट्स में और इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में। तीसरा क्या, एंड द थर्ड टाइप इज द राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल मतलब कि जिनके ऊपर कब्जा किया गया था कभी, ठीक है, तो वो क्या उस लेवल पे पहुंच गए अब कि वो फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी सके, है ना, क्या वो लिबरल हो चुके हैं अब, है ना, या फिर पुराने नोशंस में ही गुलामी के नोशंस में रह रहे, स्किल डेवलपमेंट उन लोगों का हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के ह्यूमन राइट्स हैं हम लोगों के पास, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। अनदर टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी इज ग्लोबल पॉवर्टी। अब ये कह रहा है कि दूसरी जिस सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी की जिसको सिक्योर करना है हमें, वो क्या है, ग्लोबल पॉवर्टी को सिक्योर करना है। आगे क्या बोल रहा है, रिच स्टेट्स आर बिकमिंग रिचर वेराज पुअर स्टेट्स आर गेटिंग पुअरर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्योंकि बहुत सारे कॉलोनाइज स्टेट्स बहुत बाद में क्या हुए, आज़ाद हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए आज़ाद कब हुआ, यूएसए आज़ाद हुआ है 1776 में, ठीक है, और इसी वजह से इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इतना ज़्यादा आगे है, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें 1945 200 साल बाद क्या हो रहा है, लोग पलाव की बात कर लो, पलाव 1994 में जाकर क्या हुआ है, आज़ाद हुआ, ठीक है। तो अब सीन क्या है, इस वजह से क्या होता है, जो स्टेट्स रिच है दुनिया में तो वो और रिचर होते जा रहे हैं, और जो स्टेट्स पुअर है ना, वो क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। और पॉवर्टी क्या करती है, पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती रहती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, पॉवर्टी इन द साउथ हैज़ ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सीक अ बेटर लाइफ, स्पेशली बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, साउथ और नॉर्थ में बांट रहा है। ये क्या बोल रहा है, पॉवर्टी इन द साउथ। अब सही बात है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी जगह है, पूरी की पूरी जगह मेरी है, ठीक है, और इस पूरी की पूरी जगह में मैं रह रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार रह रहे हैं, मेरे फैमिली वाले रह रहे हैं, मेरे दोस्त रह रहे हैं, अहबाब रह रहे हैं, सारे के सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, और हम सब गरीब हैं, ठीक है। किसी भी एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ से ना यूएसए चले जाए और वहाँ पे जाकर डॉलर कमाए, वो बंदा क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब पॉवर्टी किसको लीड करती है, पॉवर्टी लीड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉवर्टी लीड करती है माइग्रेशन को, ठीक है। चलो आगे देखें, दूसरा क्या बोल रहा है, टू सीक अ बेटर लाइफ, है ना, और माइग्रेशन क्यों होता है, ताकि बेटर लाइफ मिले, स्पेशली
बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छी नौकरी लगे तो लोग माइग्रेट करते इन द नॉर्थ। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। हेल्थ एपिडेमिक्स सच एज HIV, एड्स, बर्ड फ्लू एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हैव बीन इंक्रीजिंग अक्रॉस कंट्रीज थ्रू माइग्रेशन। ठीक है, और अब देखो, अब कोई बंदा अनहाइजेनिक कंडीशन से हाइजेनिक कंडीशन में जाता है, ठीक है, तो अपने साथ साथ बहुत बीमारियाँ भी लेके जाता है। समझ में आ रहा है नहीं, वो तो जा रहा है किस चीज़ के लिए, अच्छा काम करने के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहा है ना, या फिर अपनी कंडीशंस लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे कि HIV वगैरह हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लू वगैरह हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स हो गया। सार्स जो है ये भी कोरोना का ही एक पार्ट है ना, तो कोरोना भी सार्स वाली डिजीज़ है, स्मॉल एक्यूट या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ना, कोरोना में भी सांस वगैरह अटक जाता है अपना। हैव बिन इंक्रीजिंग अक्रॉस कंट्रीज थ्रू माइग्रेशन, और माइग्रेशन की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब देखो, पॉवर्टी की वजह से माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो ये भी क्या है, सिक्योरिटी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। I क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एक्सपेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट मीन टू इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आगे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एक्सपेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट मीन टू इंक्लूड एवरीथिंग। ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी को एक्सपैंड करने के चक्कर में हर चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज उसमें क्या करने हैं हम लोगों को इंक्लूड करने हैं। आई क्या बोल रहा है, टू क्वालिफाई द सिक्योरिटी प्रॉब्लम एंड इशू मस्ट शेयर मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया। ये बोल रहा है कि अगर किसी इशू को हम लोगों को सिक्योरिटी के अंडर में डालना है, ठीक है, तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ कॉमन क्राइटेरियाज है, कुछ पॉइंट्स है जिसको उसने क्या करना चाहिए, उसको पास करना चाहिए, तब जाकर उसको हम लोग उस टेबल में रख सकते हैं कि भैया ये सिक्योरिटी का इशू है। जैसे फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम है, ठीक है, तो साइबर क्राइम की वजह से पूरी की पूरी दुनिया अफेक्टेड है ना, पूरे के पूरे डेटा उड़ जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हैक हो जाते हैं, वीडियोस बन जाती है, वायरल हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, अजीब अजीब सी किसी के कंप्यूटर की कोई चीज़ उठ के इंस्टाग्राम पे दिखती है फिर, है ना, तो ये क्या है, साइबर थ्रेट्स वगैरह। तो कुछ कॉमन क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम का कुछ कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी के अंडर में आ जाए। ठीक है, वरना ऐसे तो फिर सारी चीज़ें ले लो, है ना, फ़ायदा क्या है उससे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे ये बता रहा है कि डीलिंग विद सर्टेन इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता रहा है, डीलिंग विद सर्टेन इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर कोऑपरेशन रैदर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। मिलिट्री हेल्प कैन बी टेकन टू डील विद टेररिज्म बट इट विल बी ऑफ नो यूज इन डीलिंग विद इश्यूज लाइक पॉवर्टी, माइग्रेशन एंड सो ऑन। अब ये देखो टॉपिक ये हमारा क्या है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी टॉपिक है हमारे पास। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होता है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब है कि साथ में मिलकर सिक्योरिटी की बातें करना। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर वॉर वगैरह हो जाए, अपने आप को डिफेंड करने की बात आ जाए, लोगों की प्रोटेक्शन की बात आ जाए, तो अब तो मिलिट्री यूज़ की है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें, है ना, माइग्रेशन की बात करें, डिजीजेस की बात करें, एपिडेमिक्स की बात करें, तो इसमें तो मिलिट्री क्या करेगी, है ना, मिलिट्री ज़्यादा से ज़्यादा एड प्रोवाइड करेगी, तुम्हारे वेपन्स क्या करेंगे इसमें, है ना, जो भूखे उनको मार डालोगे क्या, नहीं कर सकता ना ये चीज़। तो ये क्या बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात कर रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कुछ ऐसे हमारे पास क्या होनी चाहिए, सोसाइटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जो आपस में हाथ मिलाए और इन चीज़ों को भी क्या करे, डील करे सिक्योरिटी के अंडर में। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू डिवाइस स्ट्रेटेजीज दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन विच कैन बी बायलैटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सके जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब क्या, मतलब हम लोग बायलैटरल ट्रीटीज़ वगैरह करें। अब वो बायलैटरल ट्रीटीज़ जो है वो रीजनल हो सकती है, रीजनल मतलब जैसे एशिया स्पेसिफिक हो सकती है। इंडिया ने और बांग्लादेश ने मिलकर क्या कर दिया, किसी चीज़ के ऊपर पैक्ट कर लिया कि भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों कंट्रीज से पॉवर्टी को कम करें, इसके लिए एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो कोऑपरेशन हो गया, रीजनल कोऑपरेशन। कॉन्टिनेंटल हो सकता है, कॉन्टिनेंटल मतलब पूरे के पूरे एशिया वालों ने मिलकर मान लो AII भी बना दिया, है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया 2016 में। ठीक है, अब ये वाला AII भी क्या करेगा, ये वाला AII भी पूरे के पूरे एशिया में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, सब लोग पैसा देंगे, ये वाला बैंक क्या करेगा, या तो लोन्स देगा दूसरों को और हर जगह पे डेवलपमेंट की बात करेगा पूरे के पूरे एशिया में, तो कॉन्टिनेंटल हो गया। या फिर ग्लोबल हो सकता है, ग्लोबल मतलब यूनाइटेड नेशंस में कुछ बात हो जाए,
है ना। और ये बोले कि भाई हम सब लोग एक ही चीज़ के ऊपर आमादा है कि हम सब लोगों को क्या करना है कि भाई ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है 2040 तक पूरे की पूरी दुनिया से। ठीक है, तो सारे मिल करके आ जाए, एक चीज़ पे इकट्ठा हो जाए। तो बोल रहा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बननी चाहिए या इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, ताकि इन सारी चीज़ों को डील कर सके। अब वो रीजनल हो सकता है, कॉन्टिनेंटल हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है। आई क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ अदर प्लेयर्स बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल। अब ये बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हो सकते हैं और नेशनल प्लेयर्स भी हो सकते हैं। अब नेशनल प्लेयर्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनाइटेड नेशंस में ये बोल दिया गया कि पूरी की पूरी दुनिया को साफ़ रखना है हम लोगों को। ठीक है, अब क्लीन रखना है, तो क्लीन रखने का क्या मतलब है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना या इंडिया और रशिया मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाए कि भाई हम लोग को क्लीन रखना है। तो ज़रूरत थोड़ी कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना या इंडिया और यूएसए या इंडिया और रशिया मिलकर ही कोई सोसाइटी बनाए। हम लोग नेशनल लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, है ना। नेशनल लेवल पे कैसे कि हम लोगों ने हर स्टेट के बीच में कंपटीशन रख दिया कि सबसे खूबसूरत स्टेट कौन सा रहेगा। ठीक है, फिर स्टेट्स की जो सरकार है उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से रख दिया। जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो कलेक्टर्स वगैरह है ना, क्या कहते हैं उनको, मैजिस्ट्रेट वगैरह, उन लोगों ने तालुकास के लिए बोल दिया, तालुकास ने विलेजेस के लिए बोल दिया। तो ये बोल रहा है कि नेशनल लेवल से भी स्टार्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे ही कोऑपरेशन हो। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, बट कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकता है द यूज़ ऑफ फोर्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम लोग सूडान की बात करें, सूडान की, ठीक है, तो सूडान जो है अभी तक इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, अभी तक मोनार्की चल रही है। ठीक है, तो अब सीन क्या हो रहा है कि जब तक इसमें मोनार्की रहेगी तो हम लोग इसको क्या नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक इसको लोन नहीं देगा। ठीक है, IMF इसको लोन नहीं देगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं होगी, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से फोर्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। फोर्स का मतलब ये नहीं कि भाई पूरी की पूरी दुनिया वाले मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हो सकता है कि मिलिट्री यूज़, है ना, लेकिन मिलिट्री यूज़ तक बात पहुँचेगी नहीं, क्योंकि मिलिट्री यूज़ तो बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है ना, तो लोगों को मारने वाली बात होगी। फिर तो ह्यूमन राइट्स की बात क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये सबसे लास्ट चीज़ है कि हम लोग फोर्स का भी यूज़ करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे वो बंदा तंग हो जाए और लास्ट में बोलते कि हाँ नहीं भैया डेमोक्रेसी ले आओ, यहाँ पे मैं राजा की पोजीशन से इस्तीफा देता हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आई क्या बोल रहा है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन द यूज़ ऑफ फोर्स टू डील विद डिक्टेटरशिप। वही बात बताई है इसने नीचे वाले में कि डिक्टेटरशिप के साथ डील करने की वजह से डील करने के लिए क्या करें, फोर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब इंडिया की सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी क्या क्या है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। ये बोल रहा है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स। ये बोल रहा है इंडिया की सिक्योरिटी जो है 4 बड़े बड़े कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। अब ये 4 बड़े बड़े कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। सबसे पहली चीज़ क्या बोल रहा है कि हम लोग अपनी मिलिट्री को क्या कर सकें, मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें। ये हमारी सबसे पहली क्या है, ये हमारी सबसे पहली कंपोनेंट है इंडिया की सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी की। बिकॉज इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट विद इट्स नेबर्स। तो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सबसे पहली चीज़ क्या कह रहा है इंडिया कह रहा है कि भाई हम लोग अपने डिफेंस को करेंगे स्ट्रॉन्ग, है ना। और इसी वजह से हर साल GDP में डिफेंस को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता है, 3% 4% हिस्सा दिया जाता है, ताकि हमारे पास सारे के सारे वेपन्स, सारे की सारी न्यूक्लियर पावर रेडी रहे कि कभी अगर वॉर हो जाए तो अपन अपने आप को डिफेंड कर सके और सामने वाले को सबक सिखा सके। ऐसा क्यों है हमारे दिमाग में, ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोग बहुत बार कन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, कई बार कन्फ्लिक्ट में आ चुकी है चाइना के साथ तो हमारे कन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, आगे ना। पाकिस्तान के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखें तो बांग्लादेश के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है हमारा। ठीक है, नीचे ही देखें हम लोग, भूटान के साथ, नेपाल के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है हम लोगों का। श्रीलंका के साथ कभी कोई कन्फ्लिक्ट रहा भी नहीं है। तो ऐसा भी है। तो सबसे पहला इंडिया के बारे में क्या बोल रहा है कि इंडिया की जो है चार इंडिया के ब्रॉड कंपोनेंट्स है। उसमें से पहला क्या है, इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि भैया देखो मुझे अपने आप को मिलिट्रिकली पावरफुल रखना है। ठीक है, और मिलिट्री पावरफुल रहने का मतलब क्या है, मुझे अपने डिफेंस पे लगाना पैसा है, क्योंकि मेरे जो नेबर्स है वो ठीक नहीं है, वो कभी भी अटैक करते हैं। ठीक है, तो मुझे रेडी रहना है हमेशा। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, देखो
दूसरा बोल रहा है कि द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज़ बीन टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब ये बोल रहा है दूसरी चीज़ क्या है, पहली चीज़ हम लोग करेंगे क्या, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग इंटरनेशनल लॉज को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल लॉज को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बची रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर का इशू है, तो कश्मीर के इशू में इंडिया ने क्या करा, कश्मीर का इशू इंडिया सबसे पहले लेकर चला गया कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस में, कि भैया ऐसे लॉज लेकर आओ जिससे कश्मीर का फैसला हो सके, है ना। तो इंडिया तो लड़ता नहीं है कश्मीर वाले इशू पे, है ना, इंडिया तो कहता है कि भैया हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे ही पाकिस्तान भी कहता है हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। लेकिन सॉल्व कहाँ होनी है ये चीज़ें, पाकिस्तान ने अटैक करा, हम लोगों ने उसको जवाब दिया, लेकिन हम पहुंचते क्या है सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में। तो हम लोगों की दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरी स्ट्रैटेजी है कि इंटरनेशनल लॉज को, इंटरनेशनल नॉर्म्स को एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हमारे पर्सनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। थर्ड क्या बोल रहा है, द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज गियर्ड टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। अब तीसरा क्या है, ये बोल रहा है कि जब ये दो चीज़ें हो जाएगी तो तीसरे हमारे पास क्या है, हम लोगों को हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से डील करना है, इंटरनल सिक्योरिटी से डील करना है। अब इंटरनल सिक्योरिटी से डील करने का मतलब क्या है, वही क्या, कोई इंसर्जेंसी होती है ना, कोई अंदर से बंदे अटैक कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे डील करना है हम लोगों को, ठीक है। तो तीन चीज़ें ये बता रहा है, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज गियर टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंज विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री जितने चैलेंजेस है उसको क्या करना है, डील करना है। चौथी चीज़ देखो क्या बता रहा है, फोर्थ, द फोर्थ कंपोनेंट इज टू डेवलप इट्स इकोनॉमी इन अ वे दैट वास्ट मास ऑफ सिटीजन्स आर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी, ठीक है। तो चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ अपने आप की, हमारे अपनी खुद की इकोनॉमी इतनी ऊपर हो जाए, इतनी ऊपर हो जाए कि पॉवर्टी से हम लोग बचे रहे, है ना, और जितने लोग पुअर है, ठीक है, उनका पॉवर्टी एलिवेशन हो, और वो लोग पुअर के बीपीएल की कैटेगरी से निकलकर एपीएल की कैटेगरी में आ जाए, है ना, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से निकलकर अबव पॉवर्टी लाइन आ जाए। ये इंडिया की चौथी चीज़ है। तो डिफेंस हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या किया था हम लोगों ने, देखो सेकंड क्या किया था हम लोगों ने कि भाई इंटरनेशनल लॉज वगैरह को स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा क्या किया हम लोगों ने कि भाई इंटरनल थ्रेट्स जो है हमारे उससे डील करना है। और चौथा क्या किया हम लोगों ने, चौथा किया कि इकोनॉमी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि लोग जो है पॉवर्टी से बाहर निकले। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, चार के चार कंपोनेंट्स के, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के चार कंपोनेंट्स क्या है, ये है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है ये, फैक्ट्स दैट मैटर। अब इसमें मैंने क्या बताया, सिक्योरिटी क्या होता है ना, थ्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो फैक्ट्स देख लेना। सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स कोर वैल्यूज फ्रॉम थ्रेटनिंग बाय प्रिवेंटिंग, लिमिटिंग एंड एंडिंग द वॉर, ठीक है। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या, ये हम लोगों ने किया हुआ है वैसे, लेकिन पढ़ लेना। एक नंबर में अगर आ जाए तो क्या लिखोगे, दो नंबर में आ जाए तो क्या लिखेंगे। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। ये लाइन लिख दी, आधा नंबर वैसे ही आ गया तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स कोर वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है ना। जैसे कि कोई थ्रेट कर रहा है तुम्हें, तो अपने आप को क्या करना, बचा लेना। प्रिवेंटिंग, लिमिटिंग या एंडिंग द वॉर, इसी को कहते हैं सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नोशंस ऑफ सिक्योरिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ये देख लिया था हम लोगों ने पूरा के पूरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अगर दोबारा पढ़ना है तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या है ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या बोल रहा है, वही सेम चीज़, डिसआर्मामेंट वगैरह वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर कुछ है तो पढ़ लेना इसको, है ना। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने कर लिया था कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कौन सी टाइप है। इसमें हम लोगों ने ह्यूमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी करा है ना। तो ह्यूमन राइट्स को क्या करना है हम लोगों को, ह्यूमंस के ऊपर फोकस करना है ना। ज़मीन से ज़्यादा हम लोगों को प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल के ऊपर ध्यान देना है। फिर हम लोगों ने इसकी नैरो कंसेप्ट देखा, इसका ब्रॉड कंसेप्ट देखा, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें बता रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात 1990s के बाद कैसी आई वो हम लोगों ने देखा, तो उसके बारे में बता रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। टेररिज्म क्या है ना, टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस, इसके बारे में देखा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख लेना। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे देखो क्या बोल रहा है, ग्लोबल पॉवर्टी सफर्स फ्रॉम लोअर, अच्छा देखो ये क्या बता रहा है, ग्लोबल पॉवर्टी सफर्स फ्रॉम लो पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन माइग्रेशन creates international political friction
एज स्टेट्स परस्यू डिफरेंट रूल्स फॉर माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ग्लोबल पॉवर्टी जो है पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 100 जन है इस क्लास में, ठीक है, मान लो क्लास चल रही है 100 जन है और पूरे साल में अपन 100 रुपये कमा रहे हैं, पूरे साल में सारे के सारे मिलकर 100 रुपये कमा रहे हैं इंक्लूडिंग भी, तो 100 जन है 100 रुपये कमा रहे हैं, तो हर बंदे के हिसाब से कितना पैसा है, तो हर बंदे के पास 1 रुपया, तो वो हो गया पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो लो पर कैपिटा इनकम वाले कंट्रीज़ वाले लोग क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी से भाग जाते हैं कहाँ पर, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डॉलर में पैसा आएगा, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, है ना। पाकिस्तान वालों को देख लो, पाकिस्तान वाले इंग्लैंड भागते हैं बड़ी जल्दी, है ना। इंडिया वाले यूएसए भागते हैं बड़ी जल्दी, है ना। अफ्रीकन्स, है ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह भागते हैं, बड़ी जल्दी भागते हैं। क्यों भागते हैं जल्दी जल्दी से? क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम कम है और इसी वजह से माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन की वजह से क्या क्या होता है ना, रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम आती है। जो दूसरी कंट्रीज़ वाले वो क्या करते हैं, अलग अलग रूल्स निकाल ले आते हैं, है ना। जैसे अभी सैंक्शन हो गया था, अब यूएसए ने पॉलिसी क्या करी, यूएसए में इंडियंस बहुत ज़्यादा हो गए, तो यूएसए ने क्या कर दिया, वो HB वीज़ा जो है उसके अलग अलग रूल्स ले आया कि 1 साल में इतने ही बंदे आ सकते हैं इंडिया से, बाकी लोग नहीं आएंगे, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हेल्थ एपिडेमिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा है, HIV वगैरह वगैरह के बारे में, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको पढ़ लेना। आगे देखो क्या है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, है ना, कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी कैसे होगा, कैसे 3 अलग अलग तरीके से हम लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, वो वाली चीज़ें। रीजनल लेवल पे भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी हो सकती है, इसके बारे में देखा था हम लोगों ने। आगे देखो क्या बोल रहा है, इंडिया हैज़ फेस्ड बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू इट्स सिक्योरिटी, ठीक है। ये बोल रहा है कि इंडिया जो है इसने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो है इन दोनों को फेस किया है। कैसे फेस किया है देखो, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज़ 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स, और कौन से ब्रॉड कंपोनेंट्स से हम लोग देख लिया था, मिलिट्री को स्ट्रेंथ करना, इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाना, मिड सिक्योरिटी चैलेंज इनसाइड द बॉर्डर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको डील करना, और अपनी इकोनॉमी को क्या करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, और वो कैसे करेंगे अपन, अपनी खुद की इकोनॉमी बढ़ाकर, ठीक है। बड़े आगे थोड़ा सा देखिए और क्या है, वर्ड्स दैट मैटर। अब इसको देख लेना, इसको फोटो खींच लो फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खींचो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ये 1-1, 2-2 नंबर में आ सकता है, तो इसको कर लेना। इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस, ठीक है। अच्छा ये देख लो, अब हमारे चैप्टर में ये कुछ एब्रीवेशंस है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जिनकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, तो उसके बारे में देख लो। सबसे पहला है BWC, तो BWC क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, है ना, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। CWC देखो क्या है, केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन। ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। स्टार्ट, ये पेपर में आता है, स्टार्ट बहुत बार इंपॉर्टेंट, वैसे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्या पता क्या पेपर में आ जाए, लेकिन क्या करना है हम लोगों को, स्टार्ट वाला जो है कई बार पेपर में आ चुका है, और NPT तो आता ही आता है, ये तो कई चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्ट जो है ये क्या है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। NPT क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इसका ईयर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम लोगों ने कब किया था। सॉल्ट देखो क्या है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, ये वो डिजीज़ वाला किया था हम लोगों ने, कोरोना भी इससे निकलता है, मैंने बताया था आप लोगों को। CBMS, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसको तो हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पढ़ लेना इसको, ठीक है। बस, तो हमारे पास आज वाला टॉपिक जो है अपना हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज वाला लेक्चर आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स जो है वो आपके पिछले जो पेपर ख़राब हुए उसके मार्क्स को बूस्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। मेरे से जितनी मेहनत हो सकती है उससे ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, ठीक है। MCQs वाले सेशन में मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।